Hello students, in today's video we will quickly revise all the concepts of chapter death of a partner. As many students are having doubt कि death of a partner में से शेयर क्या आ सकता है, so the concept that you have to study are calculation of new and gaining ratio, treatment of goodwill, treatment of reserves and accumulated profits and losses, then calculation and treatment of profit of deceased partner. और सेफर साइड हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट व्हेन अ पर्टिकुलर पार्टनर डाइज. सो सबसे पहले हम कैलकुलेशन सीखेंगे न्यू रेशियो की. न्यू रेशियो किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? न्यू रेशियो कैलकुलेट होगी बेटा यहाँ पर कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर के लिए. दोज पार्टनर हु विल कंटिन्यू द बिजनेस आफ्टर द डेथ ऑफ वन पार्टनर. एक पार्टनर की डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है उनकी न्यू रेशियो क्या होगी? पुराना प्रॉफिट शेयर तो है ही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें जो डिसीज्ड पार्टनर का शेयर है वो भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, दैट विल बी देयर गेन. तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकल के आएगी? जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम इस गेनिंग शेयर को ऐड कर देंगे. इस तरह से हमारे पास न्यू रेशियो निकल आएगी. सो इट इज वेरी इजी. हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो. सो व्हाट इज गेनिंग रेशियो? ऑब्वियसली व्हाट इज गेनिंग रेशियो? जब आपने पार्टनर का जो पुराना शेयर है उसमें से उसका नया शेयर जो है उसको एडजस्ट करेंगे. दैट मीन्स फ्रॉम न्यू रेशियो इफ यू विल सब्ट्रैक्ट योर ओल्ड रेशियो. देखो पार्टनर जा रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो नया शेयर ज्यादा होगा और पुराना शेयर कम था, तो डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा? गेनिंग रेशियो आ जाएगा. गेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? कितना प्रॉफिट का जो शेयर है रेशियो में हमारे पास गेन होकर आया है. एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट? फ्रॉम अ न्यू रेशियो वी विल सब्ट्रैक्ट ओल्ड रेशियो. नेक्स्ट बेटा हमारे पास आएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एक ही केस है. हमारे पास एडमिशन की तरह यहाँ बहुत सारे केसेस नहीं है. विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट है. And what will be the entry? It will be gaining partners capital account. Gaining partner कौन है? Continuing partner जो एक पार्टनर की डेथ के बाद अब बिजनेस में कंटिन्यू कर रहे हैं, उन कंटिन्यूइंग पार्टनर को अगर गेन हो रहा है तो देयर कैपिटल विल बी डेबिटेड. और जो भी डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल है, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल, फॉर्म की गुडविल नहीं, फॉर्म की गुडविल में जो डिसीज्ड पार्टनर का शेयर. अब यहाँ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं. अगर आपको फॉर्म की गुडविल गिवन है तो वहां पर आपको डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालने के लिए जो फर्म की गुडविल है उसे मल्टीप्लाई करना है डिसीज्ड पार्टनर के शेयर से, विच कुड बी 1/5 और इट कुड बी 1/6, इट कुड बी हाफ, 1/3, जो भी शेयर है फर्म की गुडविल का. अब ये कॉम्पनसेट करना है डिसीज्ड पार्टनर को, और ये कॉम्पनसेशन कौन देगा? वो पार्टनर देंगे जो डिसीज्ड पार्टनर का जो शेयर है प्रॉफिट का उसे फ्यूचर में गेन करेंगे, तो वही पार्टनर कॉम्पनसेट करेंगे. बट इट माइट हैपन, ऐसा भी हो सकता है कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो नया एग्रीमेंट बन रहा है विच इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. हो सकता है कोई कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर डिसीज्ड पार्टनर के साथ जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, instead of gaining he might sacrifice. तो अब आप डिसीज्ड पार्टनर को तो अमाउंट कॉम्पनसेट करोगे ही, बट अगर कोई कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर भी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो डिक्रीज कर देता है, ओल्ड से कम कर देता है, दैट मीन्स द पर्सन इज सैक्रिफाइसिंग हिज और हर शेयर. दैट पर्टिकुलर पार्टनर विल ऑल्सो बी कॉम्पनसेटेड और उसे भी गुडविल का जो शेयर उसका बनेगा, जो भी उसका शेयर है हिज और हर शेयर, उसे भी अपना शेयर जो है वो मिलेगा. और कौन देगा? वो गेनिंग पार्टनर ही देगा. किसे देगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को भी देगा जो कि कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, और डिसीज्ड पार्टनर को भी देगा, द पार्टनर हु इज नो मोर. आफ्टर दिस ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. देखो रिजर्व is that part which is there in the balance sheet. हमारे पास बैलेंस शीट में रिजर्व पड़ा है पुराना, which could be general reserve, it could be workman compensation reserve, it could be investment fluctuation reserve.
ये वो रिजर्व है जिसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं बनी. नाउ व्हेन द पार्टनर इज नो मोर, ऑब्वियसली उस पार्टनर का भी शेयर था इस रिजर्व में, तो ये रिजर्व हमें राइट ऑफ करना है बिकॉज इट इज गिवन ऑन द लाइबिलिटी साइड. तो राइट ऑफ करने के लिए रिजर्व को भी डेबिट करेंगे. अगर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है विच इज अपियरिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट विच इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसको भी राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट का उल्टा डेबिट करेंगे. अभी किसे मिलेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स को भी मिलेगा और डिसीज्ड पार्टनर को भी मिलेगा, यानी it will be given to all the partners. all the partners, कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स को. और किस रेशियो में मिलेगा? it will be given in ओल्ड रेशियो. पुरानी रेशियो में सभी पार्टनर्स को ये शेयर दे दिया जाएगा. दैट मीन्स रिमेनिंग जो अब कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन्हें भी मिलेगा और डिसीज्ड पार्टनर को भी मिलेगा एंड इट विल बी गिवन इन ओल्ड रेशियो. आई होप दिस एंट्री इज क्लियर. अब ऐसा तो जरूरी नहीं है बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही पड़ा हो एक्यूमुलेटेड. देयर कुड आल्सो बी अ केस वेयर वी आर हैविंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस. दैट मीन्स बैलेंस शीट में हमारे पास लॉस पड़ा हुआ है. लॉस किस साइड होगा बेटा? हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉस विच इज पीएनएल डेबिट बैलेंस. इट मस्ट बी देयर ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. अगर पुराने प्रॉफिट्स में डिसीज्ड पार्टनर का शेयर था तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस में भी है. अब क्योंकि ये पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा. अगेन ये कंटिन्यूइंग रिमेनिंग पार्टनर्स को भी शेयर करना है एक्यूमुलेटेड लॉस और डिसीज्ड पार्टनर को भी शेयर करना है. दैट मीन्स इट विल बी शेयर बिटवीन ऑल पार्टनर्स. ऑल पार्टनर्स कौन से वाले? ओल्ड पार्टनर, जो सभी पार्टनर थे इंक्लूडिंग डिसीज्ड पार्टनर. दे विल शेयर इट इन ओल्ड रेशियो. अभी इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है दैट विल बी रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स. इन विच रेशियो? it will be written off in old ratio. I hope it is clear. Moving next, calculation of deceased partners share of profit. बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास. इसके दो वेज हैं, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है टर्नओवर मेथड. सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें, बहुत ही आसान मेथड है, यानी कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स का एवरेज निकालेंगे और उस हिसाब से जो हमारा डिसीज्ड पार्टनर है उसका प्रॉफिट शेयर निकालेंगे. यानी सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी हमारा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो भी आपका नेट प्रॉफिट है आप उसमें अपने एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करेंगे अगर कोई गिवन है बाय चांस, और अपने एबनॉर्मल गेन्स को सबट्रैक्ट करेंगे. आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा. जितने भी ईयर्स का आपको क्वेश्चन में लिखा है कि आपको कैलकुलेट करना है एवरेज, माइट भी क्वेश्चन में लिखा है पिछले 3 ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज और मे बी द एवरेज ऑफ पास्ट 4 ईयर्स. तो जितने भी ईयर्स का आपको एवरेज निकालना है उतने नंबर ऑफ ईयर्स से आप उसे डिवाइड करेंगे. आफ्टर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट, व्हाट इज डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट? जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है बेटा ये तो ईयरली आया है. अब डिसीज्ड पार्टनर का शेयर जो है प्रॉफिट में, इट कुड बी 1/3 2/3, जो भी शेयर है उस शेयर से मल्टीप्लाई तो करेंगे, बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज ईयरली बैलेंस. और अगर मान लो कोई पार्टनर बीच में मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, लेट्स से आफ्टर 2 months और 3 months और 6 months आफ्टर द नेक्स्ट ईयर हैज स्टार्टेड, तो जितने भी मंथ्स दैट पर्सन वाज अलाइव आप उतना ही उसको प्रॉफिट शेयर देंगे. लेट्स से अगर मान लो आपका एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपीज है, आपने पिछले सालों का एवरेज कैलकुलेट किया एंड अ पार्टनर वाज अलाइव ओनली फॉर 6 months, तो आप उसे 6 month तक का ही प्रॉफिट देंगे एंड लेट्स से हिज शेयर वाज हाफ, तो यहाँ पर जो भी उसका शेयर बनेगा दैट वुड बी गिवन टू हिम. और अगर हम इस केस में पर्टिकुलरली देखें, इट इज कमिंग अप 25,000. हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में जितना टाइम ही वाज अलाइव वो भी लिया टाइम बेसिस और हमने उसका शेयर भी लिया. सो दिस इज हाउ द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इज कैलकुलेटेड. अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग शेयर इज टर्नओवर. टर्नओवर मेथड में सबसे पहला स्टेप है हमें कैलकुलेट करनी है प्रॉफिट परसेंटेज, कि पिछले सालों में हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज कितना रहा. तो पिछले साल का आपको सेल भी गिवन होगा, आपके पास प्रीवियस ईयर की सेल भी गिवन होगी क्वेश्चन में, आपके पास प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी गिवन होगा.
आप इन दोनों से क्या कैलकुलेट करेंगे? पहले प्रॉफिट परसेंटेज, और ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी सीखा है, इट इज प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो आप प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 करके अपनी प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। उसके बाद क्या होगा? लेट्स से अ पार्टनर वाज देयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू लेट्स से 30 जून, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स के लिए ही वाज अलाइव। तो इतने टाइम का भी आपको सेल गिवन होगा, दैट मींस सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ, कि भाई अब वो 3 महीने जिंदा रहा तब तक की आपको सेल गिवन होगी। प्रॉफिट परसेंटेज जो वो कह रहा है पिछले साल वाली ले लो, तो जो भी आपकी प्रॉफिट परसेंटेज अब आएगी, अब आप उससे कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, जो भी आपकी सेल टिल डेट ऑफ डेथ गिवन है, आप उसको इस प्रॉफिट परसेंटेज से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, जहां हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला प्रीवियस ईयर की सेल और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे। ये दोनों ही चीजें प्रीवियस ईयर की है बेटा। फिर ये आपके पास जो सेल गिवन है दैट इज टिल द डेट ऑफ डेथ, आप इसको इस प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट से मैंने कहा मेरा पिछले साल का प्रॉफिट था 20,000 और पिछले साल की मेरी सेल थी 1 लाख, दैट मीन्स मेरा पिछले साल का जो प्रॉफिट परसेंटेज है इट इज कमिंग 20%। लेट्स से अ पार्टनर एक्स वाज अलाइव फॉर 3 मंथ्स और इन 3 मंथ्स की सेल मुझे गिवन है लेट्स से 40,000। तो बताओ 40,000 अगर मेरी इस साल की सेल है टिल द डेट ऑफ डेथ, पूरे साल का हमारे पास सेल नहीं है, जिस डेट को पार्टनर की डेथ हो रही है उस तक का हमारे पास सेल का अमाउंट गिवन है 40,000। तो उसका प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कितना होगा? इसी का 20% हम कर देंगे, दैट इज 8,000। यानी ये जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है ये भी टिल द डेट ऑफ डेथ ही आ रहा है। एंड नाउ हाउ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड? जो भी प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ है उसको उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इस केस में आपको मंथ अपॉन 12 करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी आपके पास जो ये सेल गिवन है वो उसकी डेथ तक की ही सेल गिवन है। तो आप पहले प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस ईयर के बेसिस पर। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। अगेन आई एम रिटरेटिंग बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डेथ में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देन हमें उसकी करेंट ईयर की सेल भी गिवन है टिल दैट पार्टनर वाज अलाइव, और उससे हमने जो पिछले साल का अपना प्रॉफिट परसेंटेज है से मल्टीप्लाई किया और प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट किया। बाद में उसका शेयर निकालने के लिए जो भी उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमने उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ आफ्टर दिस ट्रीटमेंट क्या होगा? ये जो शेयर उसे मिला है, अगर मान लो प्रॉफिट है उस केस में तो डिसीज पार्टनर को ये प्रॉफिट मिलेगा एंड वी विल ओपन अ न्यू अकाउंट नोन एज पीएनएल सस्पेंस, क्योंकि भाई बिल्कुल 100% तो नहीं है ये प्रॉफिट, इसलिए इसके लिए जो अकाउंट हम ओपन करते हैं द टाइम ऑफ डेथ, जब पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर देते हैं टिल इज डेट ऑफ डेथ, तो हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं विच इज पीएनएल सस्पेंस, बिकॉज इट इज येट अ सस्पेंस कि कितना प्रॉफिट होने वाला है। पर पिछले साल के प्रॉफिट और सेल के बेसिस पर जो हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला उस हिसाब से उसको शेयर दे दिया। मे बी प्रॉफिट परसेंटेज टर्नओवर मेथड से दो या फिर आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से दो, विच एवर मेथड इज बीइंग यूज्ड, आपको मेथड गिवन होगा और हो सकता है पेपर में सिर्फ ये एंट्री पूछ ली जाए कि व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास टू गिव शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डिसीज्ड पार्टनर। तो इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं एग्जाम में। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ लॉस, भाई लॉस भी तो हो सकता है, उस केस में डिसीज पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी तो कैपिटल डेबिट हो जाएगी और पीएनएल सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो बुक्स में ये चीजें, इसके क्वेश्चन ज्यादा गिवन है, तो कई बार क्वेश्चन में हो सकता है आपको लॉस का केस आ जाए और बच्चा एंट्री यही पास कर देता है। सो प्लीज टेक केयर व्हेन इन क्वेश्चन इट इज गिवन लॉस then partner's capital has to be decreased. In that case, capital account of partner needs to be debited. I hope it is clear. Moving next, फटाफट हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का रिकैपिटुलेशन करेंगे। ऑलरेडी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आपने इस अकाउंट को बहुत अच्छे से बनाना सीखा होगा। सी, अगर आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है तो डेबिट हो रही है बिकॉज ऑल लॉसेज आर बीइंग डेबिटेड। अगर आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट वी कैन से, सो इट इज क्रेडिटेड। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट जहां पर ये इम्पैक्ट आ रहा है। अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है या आपकी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बुक्स में रिफ्लेक्ट हो रही है देन इट विल बी डेबिटेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट।
अगर एसेट इंक्रीज हो रही है या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो वो क्रेडिट हो जाएगी रीवैल्यूएशन में. मे बी इन बिजनेस यू माइट हैव नेट लॉस और यू कैन हैव नेट प्रॉफिट. यहाँ मैंने लिखा है ऑल पार्टनर्स. ऑल पार्टनर्स कौन से? ओल्ड पार्टनर्स, डिसीज पार्टनर को इंक्लूड करके. और ये सभी पार्टनर्स किस रेशो में अपने इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशो में. यानी प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है. रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत इजी है, भले ही डेथ के केस में फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ जाए, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है. देन कम्स प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सी, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे सभी पार्टनर्स का. रिजर्व है, ऑब्वियसली रिजर्व अगेन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, और ये मैंने अभी आपको पहले बता दिया है जब हमने इसकी जनरल एंट्री की थी. रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी अभी मैंने आपको बताया रीवैल्यूएशन अकाउंट में, दैट इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो. तो यानी डिसीज पार्टनर के शेयर में भी आएगा ये. अगर रीवैल्यूएशन में लॉस हो जाता है, अगेन कैपिटल डिक्रीज होगी. तो चाहे रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट है या लॉस है, पार्टनर्स में वो ओल्ड रेशो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. मान लेते हैं डिसीज पार्टनर को जब गुडविल का शेयर मिल रहा है तो ही इज द ओनली वन हु इज सैक्रिफाइसिंग हिज शेयर एंड इट इज बीइंग टेकन बाय द अदर पार्टनर्स ए एंड सी इन देयर गेनिंग रेशो. तो भाई डिसीज्ड पार्टनर इज नो मोर इन द बिजनेस एंड ही इज गिविंग हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टू द अदर पार्टनर्स दैट ए एंड सी आर गोइंग टू गेन. तो जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो गेनिंग पार्टनर है, वो कॉम्पनसेट करेंगे डिसीज पार्टनर को हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल, जो भी इसका शेयर ऑफ गुडविल है. और क्योंकि ये दोनों कॉम्पनसेट कर रहे हैं गुडविल, तो ऑब्वियसली इनकी खुद की कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. और डिसीज्ड पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. आफ्टर दिस डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि डिसीज पार्टनर इज नो मोर, तो देयर मस्ट बी सम लीगल हायर हु इज गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड हिज अकाउंट्स. तो जब तक आप पैसे नहीं दे देते बी के डिसीज, जो भी डिसीज का एग्जीक्यूटर है उसे, तब तक आप एग्जीक्यूटर का अकाउंट ओपन करेंगे और उसका बैलेंस रिफ्लेक्ट करेंगे और बाकी पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस. दिस इज हाउ कैपिटल अकाउंट कैन बी मेड when full-fledged question of death is being expected in the paper. बैलेंस शीट ऑलरेडी आती है, बहुत ही आसान है. आप अपने बैलेंसेस लिखेंगे एसेट्स के जो भी हैं, एंड अगर एसेट्स में टेंजिबल एसेट में कोई एप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है, जो भी चेंज आ रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो आपने रिफ्लेक्ट किया था वो यहाँ बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट करेंगे. अगर मान लो कोई बैड डेट है, कोई प्रोविजन है जिससे एसेट डिक्रीज हो रही है, तो अब रीवैल्यूएशन में भी डेबिट साइड दिखाएंगे और बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे. कैपिटल आएगी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की और या रिमेनिंग पार्टनर्स की कह सकते हैं. और उसके बाद क्रेडिटर्स का कोई इंक्रीज डिक्रीज अगर है कोई लायबिलिटीज का वो. और जब तक आप डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को अमाउंट पे नहीं करेंगे, यू आर स्टिल लायबल, so you can show it in your balance sheet. This is how balance sheet will be prepared. I hope all the concepts of this chapter are clear. In coming videos, we will solve questions. Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel. Do not forget to comment